हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय जो है परमाणु एवं अणु का पहला लेक्चर। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने 2 अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप बेसिक्स जाकर पढ़ाई कीजिए। आपको चैनल के हमारी प्लेलिस्ट में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का क्लास 9th का मिल जाएगा। तो वहां से सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। यदि आपको ढूंढना नहीं आता, आपको पता नहीं है कि किस प्रकार हम उसको पढ़ें, तो आप हमारी टीम आपकी सपोर्ट करेगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा आप केवल लिखेंगे क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक। इतना लिखकर मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लिंक दे देगी और वहां से उसका चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है। अब रासायनिक संयोजन का नियम कहे या रासायनिक संयोग का नियम कहे, दोनों बात एक ही है। तो ये क्या होता है पूरा हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद रासायनिक संयोजन के ही 2 क्या होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो क्लास 9th में हमें केवल द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही पढ़ना है और जब क्लास 11th में जाएंगे तो उसमें आपको स्थिर अनुपात का नियम भी पढ़ना है। तो जो हमें क्लास 9th में पढ़ना है उसको हम केवल पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है पूरा हम डिटेल में इसको समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो टॉपिक है कि डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या होता है। ठीक है, डाल्टन का परमाणु मॉडल किसने दिया, पूरा हम डिटेल में जानेंगे और डाल्टन के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है, इनकी सीमाएं क्या है, पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि परमाणु किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु भार क्या होता है या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अणु किसे कहते हैं और परमाणुविकता किसे कहते हैं। पूरा हम डिटेल में इन सभी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी टॉपिक आपको रटना नहीं पड़ेगा, वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। अंत तक वीडियो को देखिए। यदि नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, अभी हम परमाणुओं को देखेंगे। पहले हम समझते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। अब रासायनिक संयोजन का नियम में हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया कि जब कोई 2 पदार्थ हो, समझिएगा, जब कोई 2 पदार्थ हो या 2 से अधिक पदार्थ हो तो उनके बीच क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो वो जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वो निम्न नियमों पर आधारित होगा और उसी नियम को ही रासायनिक संयोजन का नियम कहा गया। समझ में आया। मान लेते हैं कि कोई ए है और बी, ये 2 पदार्थ हैं। अब ये दोनों पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके सी बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये निम्न सिद्धांतों पर या हम कह सकते हैं निम्न नियम पर आधारित होता है, निम्न नियमों पर आधारित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हम इसका डेफिनेशन, ये जो क्या है, सिद्धांत है या नियम है, इसको हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया निम्न नियमों पर आधारित होता है, जिसे रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको रटना पड़ा। आप तो यहीं से कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया निम्न नियमों पर आधारित होता है, जिसे हम रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे इस नियम को लिख दे रहा हूं। आप क्या लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया
निम्न नियमों पर आधारित होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया निम्न नियमों पर आधारित होता है, जिसे हम रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो याद रखेंगे रासायनिक संयोजन का जो नियम है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? इनका जो प्रकार होता है वो दो होता है। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा होता है जो होता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये रासायनिक संयोजन का मतलब संयोजन का जो नियम है ये दो प्रकार के होते हैं। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो याद रखेंगे आप कि जो क्या है ये स्थिर अनुपात का नियम है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ाई करना है और इसका क्लास 9th में पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है ये क्लास 11th में भी इसका पढ़ाई करना है और 9th में, परंतु इसको जो स्थिर अनुपात का नियम है ये केवल आपको क्लास 11th में ही पढ़ाई करना है। तो क्लास 11th में इसको देखा जाएगा। अभी हम इसको देखते हैं कि रासायनिक संयोजन का जो क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये क्या होते हैं। तो पूरा हम डिटेल में इसको हम समझते हैं कि इस जो नियम है या द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है, देखिए नियम के जगह पर सिद्धांत भी बहुत से बुकों में लिखा गया है, तो उससे कभी भी आपको क्या करना है, चिंता नहीं करना है। यहाँ पर भी नियम लिखा गया है, सिद्धांत भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया। तो बहुत ही सिंपल इसमें बताया गया कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि द्रव्यमान को जो क्या होता है, बल्कि जो द्रव्यमान होता है वो अविनाशीय होता है, मतलब उसको कभी हम नष्ट कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना। तो हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बताया गया कि जो द्रव्यमान होता है उसको न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जो द्रव्यमान होता है वो अविनाशीय होता है। अविनाशीय होता है। अब अविनाशीय का मतलब समझ रहे हैं ना कि जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, उसे हम अविनाशीय कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, आप लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान अविनाशीय होता है। इसलिए इसे अविनाशिता के नियम के नाम से भी जानते हैं। किसके? अविनाशिता के नियम के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज हम रटवाते नहीं है, आपको समझाकर उसको याद कराते हैं, क्योंकि जो हमने खुद रटा हुआ है, बहुत ऐसे चीज हमने क्लास 9th और 10th में रटा हुआ था, 11th तक हमने रटा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसलिए आप रटिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि रटने का मतलब क्या होता है, आप भूल जाएंगे। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है, कभी वीडियो कभी लाइव आएंगे तो, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लास 12th में हमें समझ में आया और उसके बाद क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आगे आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं अभी आपको कह रहा हूं कि अभी से आप क्या कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, रट कर कुछ भी याद मत कीजिए। ठीक है, डिटेल में हम कभी बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो चलिए हम इस नियम को लिख देते हैं। हम यही लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही
उत्पन्न किया जा सकता है। बल्कि की जगह पर आप अर्थात लिखिए, अर्थात द्रव्यमान अविनाशीय होता है। इसलिए इसे अविनाशिता के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। देखिए इसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि जो द्रव्यमान होता है उसको न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशीय होता है। इसीलिए हम इसको अविनाशिता के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो कभी अविनाशिता का नियम कहे तो आप समझ जाइएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहा जा रहा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अब देखेंगे कि डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए हैं, चलिए ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। और खासकर आप क्लास 9th में है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ भी चीज़ रटना नहीं पड़े। ठीक है, और इसका जो नोट्स है वो भी हम आपको बताएंगे कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि आपको जब समझा कर ही बोला जा रहा है तो आप समझ कर और उसको नोट्स में लिखिए। जो लिखवाए जा रहे हैं यहाँ से लिखिए नहीं। ठीक है, कोई फायदा नहीं है वाला। आप स्वयं नोट्स बनाना भी सीखिए। ठीक है, तो रफ की कॉपी लेकर ही बैठना है। अगला आते हैं हम डाल्टन का परमाणु मॉडल। अब यहाँ पे लिखा गया है डाल्टन का परमाणु मॉडल। अब कहीं कहीं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी लिख दें तो आपको इससे चिंता नहीं करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो ये सबसे पहला ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो जिन्होंने दिया उनका नाम है डाल्टन। तो डाल्टन ने ये सिद्धांत दिया था। अब इस सिद्धांत में डाल्टन ने क्या बताया? हमें बताया कि जो क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं ना, कोई भी पदार्थ होता है वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। समझिएगा, कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है? अति सूक्ष्म कणों से, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। मतलब जो पदार्थ होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम परमाणु कहते हैं। और ये जो परमाणु होते हैं, इन्होंने कहा था कि ये जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु हुए क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ये सबसे बड़ा इन्होंने पॉइंट्स कहा कि ये क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ठीक है, मतलब अविभाज्य का मतलब कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्होंने ये कहा था। तो इसका हम सिद्धांत को इस मॉडल में हमें क्या बताया गया कि जो पदार्थ होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब परमाणु को हम बांट नहीं सकते। ठीक है, तो इन्होंने यही बात इन्होंने बताया। तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार, डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो आशा करते हैं कि आप सुनकर जरूर लिखे होंगे। ठीक है, और नोट्स बनाना आपको सीखना ही है। ठीक है, हमारे से आप जुड़े रहेंगे तो आपको देखिए, आपसे ये फायदा है कि हम आत्मनिर्भर आपको बना रहे हैं। आप स्वयं आप नोट्स के लिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय कम है, आप नोट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि आपको ढंग तो आना ही चाहिए कि नोट्स कैसे बनाएं। क्लास 12th में बहुत से ऐसे स्टूडेंट चले गए हैं, उनको नोट्स बनाना ही नहीं आ
जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि क्लास 9 से ही आप नोट्स बनाना सीखिए, आप इसको समझना, टॉपिक को सीखिए, ठीक है, और इसको लिखना सीखिए टोटल। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो बेसिक टू हाई हम जानेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डाल्टन के अनुसार या डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, और जो परमाणु होता है, इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, अविभाजित कण होते हैं। अर्थात कहने का मतलब इनका क्या था, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ जो होता है वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु अविभाज्य कण होता है, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। और याद रखेंगे एक और इनका पॉइंट्स था कि जो क्या होता है, जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 1 नैनोमीटर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, परमाणु की त्रिज्या क्या होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर होता है। तो याद रखेंगे परमाणु की त्रिज्या 1 नैनोमीटर होती है। अब नाभिक की जो त्रिज्या होती है, वो 1 फर्मी होती है। 1 फर्मी कहिए, या 1 फर्मी को यहाँ पे 1 नैनोमीटर के जगह पर आप 10⁻⁹ मीटर भी लिख सकते हैं, और 1 फर्मी की जगह पर आप 10⁻⁻15 मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर या कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर लिखिए या 10⁻⁹ मीटर लिखिए, ठीक है। और परमाणु जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो 1 फर्मी होता है या 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। नाभिक क्या होता है पूरा हम डिटेल में समझेंगे। तो आशा करते हैं इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं, इनकी कमियां क्या हैं, पूरा हम डिटेल में इसको समझते हैं। तो देखिए इनकी कमियां अब हम देख लेते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, परमाणु मतलब ऐसे हम लिखेंगे, डाल्टन के परमाणु मॉडल की कमियां। डाल्टन का परमाणु मॉडल कमियां, ठीक है। या कमियों की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सीमाएं लिख सकते हैं। आपसे सीमाएं कहें या कमियां तो दोनों बात एक ही है। अब देखिए इसका कमी ये था ना इस सिद्धांत में, अभी जब इनका जो जिन्होंने जितना बात ये डाल्टन ने बताया उसमें मुख्य कारण यही था इनकी कमी। इन्होंने वैज्ञानिकों ने शोध किया, निकाला कि जो क्या होता है, जो रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया तो उसमें उन्होंने पूरा जो नाभिक के बारे में पूरा डिटेल में बताया। तो जो परमाणु होता है, इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो उससे हमें क्या पता चला कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं
जो हम मान लेते थे, पहले हम जानते थे कि परमाणु ये है, मतलब ये कोई पदार्थ है, ठीक है, बड़ा सा। अब पदार्थों के अंदर क्या होते हैं, छोटे बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, और ये वाला जो सूक्ष्म कण ही है यही है परमाणु, ठीक है। तो यही परमाणु का हम इतना बड़ा फिगर बनाए हैं। अब बाद में हमें पता चला कि परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, और इस नाभिक के अंदर, ये जो नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब क्या क्या होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इतना बात हमें पता चला, ठीक है। और इतना पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। ये पूरी बात हमें पता चला। तो इसके निष्कर्ष पर ही, इस पर ही इन्होंने कहा कि जो परमाणु भी होता है, जो ये छोटा कण है, इससे भी छोटा कण होता है, और वो छोटे कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इससे से ये नियम क्या हो गया, ये जो नियम है ये फ्लॉप हो गया, ठीक है। क्यों फ्लॉप हो गया, कि हमें पता चल गया कि परमाणु, इन्होंने कहा था कि अविभाज्य होते हैं, मतलब परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, इसको बांट नहीं सकते। और अंत में हमें बाद में पता चला कि जो परमाणु को भी बांटा जा सकता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो यही इनकी क्या है, कमियां हैं। तो कमियों के हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कमियां में, ठीक है। आप सोच रहे होंगे क्या हम लिख सकते हैं इस पर, जो हमने समझाया उससे आपको क्या लिख सकते हैं यदि हमें कमियां लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि डाल्टन के अनुसार, देखिए इसी प्रकार आपको लिखना है, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमाणु के अंदर, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अर्थात परमाणु एक विभाजित कण होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो क्या है, इनकी कमियां है कि इन्होंने कहा था कि ये अविभाजित कण होते हैं, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और अंत में हमें क्या पता चला कि परमाणु एक विभाजित कण होता है, मतलब परमाणु को भी हम विभाजित कर सकते हैं। तो यही इनकी कमियां है, तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद अब हम बेसिक बात करेंगे कि परमाणु क्या होते हैं, ठीक है। उस बार से हम डिस्कस कर रहे हैं परमाणु पर, परमाणु क्या होते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। और ये जो अब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिक है, जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि परमाणु कहते किसे हैं। चलिए अब हम परमाणु पे देते हैं। तो देखिए परमाणु को तो बहुत वैज्ञानिक है और बहुत ने अपने अपने अनुसार परमाणु का डिफाइन किया, परमाणु को परिभाषित किया। परंतु याद रखेंगे आधुनिक मॉडल के अनुसार यदि हम परमाणु का जो क्या करें, परमाणु को यदि परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु पदार्थ, हम क्या कहेंगे, पदार्थ जो होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु को हम अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। समझ में आया? चलिए हम लिखकर समझाते हैं। हम क्या लिखेंगे कि पदार्थ अति सूक्ष्म
कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। और याद रखेंगे परमाणु को अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चला कि परमाणु अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है, अब इस पदार्थों के अंदर अति सूक्ष्म कण, जैसे ये सूक्ष्म क्या है, बहुत ही छोटे छोटे कण हैं। तो ये सभी कण क्या कहलाएंगे? यदि ये कण जो छोटे छोटे हमने कण बनाए हैं, ये कण को यदि हम नैनो अति शक्तिशाली जो सूक्ष्मदर्शी होता है इसकी सहायता से हम इसको नहीं देख सकते हैं, तो ये सभी जो कण होंगे ये क्या होंगे? परमाणु होंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है यही है परमाणु। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इतना हमने जान लिया। और हमने पहले ही बताया था कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये पहले हमने बता दिया है। तो अब हम देखते हैं कि जो क्या होता है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, या परमाणु संख्या। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मैं तो भूल गया था। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो क्या होता है Fe हो गया, नियॉन हो गया, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल है। जितने भी आप जो तत्वों को जानते हैं वो सभी परमाणु ही है। ठीक है, वो परमाणु से मिलकर बने हैं, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला आते हैं कि जो याद रखेंगे परमाणु जो होता है इसमें एक जानना है परमाणु क्रमांक, या परमाणु संख्या भी हम कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं परमाणु क्रमांक को। तो याद रखेंगे जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा है कि जो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ, समझिएगा कोई भी परमाणु है, समझिएगा जैसे मैं समझाऊं, मान लेते हैं ऐसे ही हम मान लेते हैं कि एक नाइट्रोजन ये परमाणु है। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के परमाणु जो है, नाइट्रोजन परमाणु है, इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसके अंदर प्रोटॉन भी होगा और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होगा। ये तीनों होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। किसके? नाइट्रोजन के अंदर। तो याद रखेंगे तो जो तत्व है जो क्या है, ये जो क्या है नाइट्रोजन परमाणु है, तो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में, ये कोई परमाणु है, आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि कोई भी परमाणु है उसमें उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होगी उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप क्या लिखेंगे? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जो हाइड्रोजन है ये 1H लिखते हैं, यहाँ पे नीचे 1 लिखते हैं, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 1 है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। जैसे हीलियम लिखते हैं और नीचे हम लिखते हैं 2, तो इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 2 है। लिथियम लिखते हैं Li, तो इसके नीचे हम लिखते हैं क्या? Li लिखते हैं
और इसके नीचे हम 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब 3 क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है। तो आशा करते हैं इतना बेसिक है तो आप जानते ही होंगे। अगला आता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगला आता है परमाणु भार। या हम इसे परमाणु क्रमांक भी कह सकते, सॉरी परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। फिजिक्स में इन दोनों का अलग मतलब हो सकता है, परंतु द्रव्यमान और भार का अलग मतलब हो सकता है, परंतु रसायन विज्ञान में इन दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो इससे आपको कभी भी वो नहीं होना है। ठीक है, परमाणु भार कहिए, परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें भी बताया जाता है, इसका 2 तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं कि कोई भी, समझिएगा, ये कोई भी तत्व है। ठीक है, क्या है, तत्व है। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी तत्व है। ये तत्व अब क्या होता है, ये सब हमने पहले जो चैप्टर था कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, दूसरा अध्याय, तो उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, तो कोई भी तत्व होता है तो इस तत्व में उपस्थित कोई एक परमाणु का भार, मान लेते हैं ये जो तत्व है, समझिएगा, ये क्या है, एक तत्व है। तो इस तत्व के अंदर क्या होंगे, ये परमाणु होंगे। ठीक है ना। तो इसमें यही बताया जाता है कि किसी तत्व के एक परमाणु के भार को, मान लेते हैं इस परमाणु को मैं उठाता हूं और इस परमाणु के भार को, इस परमाणु जो ये परमाणु है, इस परमाणु का जो भी भार होगा और उसी भार को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आया ना। हम क्या कहेंगे, किसी तत्व के एक परमाणु के भार को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, रटिए नहीं, समझ कर याद कीजिए। तो आप कह सकते हैं किसी तत्व के एक परमाणु के भार को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरा भी इसका डेफिनेशन बताएंगे। पहले तो आशा करते हैं कि यही आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं यही लिखता हूं कि किसी तत्व या पर पदार्थ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तत्व के एक परमाणु के भार को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये 1H नीचे तो लिखा गया है 1, तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या, परंतु ऊपर यदि 1 लिख दिया गया तो ऊपर जो होगा वो परमाणु भार होगा या परमाणु द्रव्यमान। जैसे हीलियम हो गया तो ये 2, इधर ऊपर लिखा गया 4, तो ये 4 क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, और नीचे के 2 लिखा गया है परमाणु संख्या है। ठीक है, लिथियम जो है Li, तो इधर नीचे 3 लिख दिया गया और ऊपर जो है, ऊपर लिख दिया गया आपको 6, तो ये क्या है, लिथियम जो 6 लिखा गया है, ये जो 6 नहीं होता है, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 7 लिखा गया है ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसको जो ऊपर, जो भी ऊपर होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है और जो नीचे होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अब आता है कि इसका दूसरा हम परिभाषा कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले याद रखेंगे परमाणु द्रव्यमान का निकालने का एक सूत्र होता है, और इस सूत्र को आपको याद रखना है कि परमाणु भार इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, परमाणु भार यदि आपको निकालना है तो परमाणु भार को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, परमाणु भार यदि निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं कि परमाणु संख्या में से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में जोड़ देंगे तो आपको परमाणु भार क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इसका यदि आपको परमाणु, मान लेते हैं इसका परमाणु भार निकालना है तो आप सिंपल वे में हाइड्रोजन में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, परमाणु भार कहलाएगा।
तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0। अब दोनों को 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं परमाणु भार को, कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो या तो आप ऊपर वाला कहिए या ये दोनों बात एक ही है, इसको फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 टॉपिक है उसको देखकर अब वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्लास होता है वो 45 मिनट का ही होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके समझेंगे। तो अब आते हैं हम अणु, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, चलिए ये से हम जानते हैं। तो अणु का भी बहुत तरीके से हम परिभाषा कर सकते हैं, परंतु जो सिंपल है वही हम परिभाषा आपको बताएंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच, मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे अणु कहते हैं, ठीक है। मतलब हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु या पदार्थ भी आप कह सकते हैं आपस में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब कोई भी जब 2 होंगे या 2 से अधिक परमाणु होंगे, वो आपस में मिलकर जो पदार्थ बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक और हाइड्रोजन है। जब ये दो हो गए ना, तो जब दो आपस में परमाणु आपस में मिलकर एक पदार्थ, ये पदार्थ बना रहे हैं H2O, तो ये जो H2O होगा ये अणु होगा। समझ में आया ना। तो इसीलिए हमने कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जो पदार्थ बनाएंगे वो अणु कहलाएंगे। जैसे कि जो कार्बन 1 मात्रा में, ऑक्सीजन 2 मात्रा में मिल गए, अब दोनों ये आपस में क्रिया कराकर ये CO2 बना लिए, तो ये CO2 क्या कहलाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये अणु कहलाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, एक और नाइट्रोजन मिल गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, N2O बना देंगे। ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन मिलकर ये क्या बना दिया, O2 बना दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये सभी अणु ही है। इधर तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप बेसिक बात है इतना समझ रहे होंगे। अंतिम हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, H2O, N2, O2, CO2, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अंतिम में क्या होता है वो भी टॉपिक हम समझ लेते हैं। इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, CO2, H2O, ठीक है। अगला आते हैं अपने जो है परमाणुकता या परमाणुविकता के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल है। इसमें यह बताया जाता है कि परमाणुकता किसे कहते हैं। तो कोई भी अणु है तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुविकता कहते हैं, ठीक है। इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, अब आप ध्यान से सुनिएगा और कम से कम एक डेफिनेशन को अपने मन से लिखिएगा। हमने ये मान लेते हैं ये क्या है, अणु है, तो हमने यही कहा था कि किसी अणु में, अब इसी से मैं समझा रहा हूं, ये CO2 क्या है, अणु है, तो हमने यही कहा था कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अब इसका परमाणु क्या है, इसमें ये कितने परमाणु से मिलकर बना है, तो इसमें 2 परमाणु हैं, 2 तत्व है, एक है कार्बन के परमाणु 1 है और एक है ऑक्सीजन का। तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। इतना तो आपको पता चल रहा है ना। तो जब ये दोनों परमाणु की संख्या जुड़ा तो ये 3 हो गया, तो मतलब इसकी जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणुविकता कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसके परमाणुविकता क्या हो जाएगी, 2 ही मात्रा में है ना, तो इसका 2 हो जाएगा। तो हमने यही कहा था कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इसमें परमाणु की संख्या 2 है क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही ना परमाणु है ना, एक है हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये 2 ही परमाणु है, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाता
है, परमाणुविकता कहलाता है। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुविकता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है वो हमने रटवाया नहीं है, आपको समझाया है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको सपोर्ट करने के लिए आप जरूर थोड़ा सा जो क्या है प्रेरित करने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अदरवाइज आप जानते ही हैं कि कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके हमारी टीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और वहां पे कुछ रुपए आपको पे करके आपको नोट्स भी मिल जाएगा। और हमने इतना कम रुपए रखा है, इतना कम कि एक मार्केट में जाकर कुछ चीजें खरीदते हैं कुछ खाने के लिए, उतना हमने प्राइस रखा है। आप बहुत ही आसानी तरीके से आप उसको जो क्या कर सकते हैं पे करके, और वहां से 1 वर्ष के लिए पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा। तो इससे बेहतर क्या होगा, वो भी हम नहीं लेते हैं। जो टीम है आपके सपोर्ट के लिए हमेशा रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा उनके लिए तो चाहिए ही। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।